औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लिम। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मेरी बार ने रावलपिंडी बार एसोसिएशन ने मुझे इज़्ज़त बख्शी और मुझे आज आपके सामने गुफ्तगू करने का मौका दिया। मैं बाकायदा आगाज़ करने से पहले, क्योंकि आज हमारे बहुत सीनियर लॉयर उनकी डेथ हुई है, अल्ताफ़ इलाही शेख साहब की, तो मुनासिब ये होगा कि आज के इस सेशन का बाकायदा आगाज़ करने से पहले एक दफ़ा अल्हम्द शरीफ और 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर मेरे उस्ताद मोहतरम चौधरी मोहम्मद वारिस खान साहब, मकसूद हुसैन कुरैशी साहब, असगर खोखर साहब और दीगर जितने भी वफात पा गए उनकी साले साहब के लिए हम दुआ करते हैं और अल्ताफ़ इलाही शेख साहब के लिए दुआ करते हैं। उसके बाद हम बाकायदा आगाज़ करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह करीम तमाम मरहूमीन की, हमारे सीनियर वकला की, हमारे जितने भी वकला वफात पा चुके उनकी अरवाह को साले साफ करते हैं। या अल्लाह कबूल मंजूर फरमा, उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा, तमाम की कोताहियाँ माफ़ कर और उनके दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। या अल्लाह करीम मेरी वालदा की मग़फ़िरत फरमा, हमारी माएँ जो फोत हो चुकी हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन का साया हम पे सलामत रख, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लिम। आज मुझे जो मौज़ूए गुफ्तगू दिया गया है वो है प्लीडिंग और एविडेंस। बेसिकली तमाम दोस्त यहाँ पे लॉ करके आए हैं, सारे लॉ ग्रेजुएट हैं और वकला बैठे हैं। मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि मेरे साथ सीनियर वकला भी यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं और मैं देख रहा हूँ कि ऐसे वकला में यहाँ तशरीफ़ रखते हैं जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, बहुत काबिल वकला जिनके साथ मिल के हम लोगों ने केसेस किए। और मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि आज मेरी अदना सी नाकिस गुफ्तगू सुनने के लिए वो सीनियर दोस्त भी यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनका ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, आप लोग क्योंकि लॉ ग्रेजुएट हैं, माशाल्लाह सारे पढ़ के इम्तहानात पास करके आए हुए हैं, इसलिए मैं आपसे थ्योरेटिकल अप्रोच पे बात नहीं करूंगा कि एक तो तरीका ये है ना कि मैं आपको सेक्शन वाइज आपसे डिस्कस करना शुरू करूं कि प्लीडिंग क्या है, एविडेंस क्या है, एक तो तरीका ये है। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के हवाले से आपसे डिस्कस करूंगा वो चीजें जो यहाँ पे आपको काम आएंगी। अक्सरियत आज बहुत बड़ी तादाद है माशाल्लाह, अक्सर दोस्त यहाँ पे नए आए हैं क्योंकि ये बार वोकेशनल कोर्स है, आप दोस्तों के लिए ही है। इससे पहले मैं मुनासिब समझूंगा कि मैं अपने वक्त को कीमती बनाते हुए कि मौका नहीं मिलता, मैं जॉइंट सेक्रेटरी साहब को भी खुशामदीद कहता हूँ, आप तशरीफ लाए, क्योंकि मौका इससे बाद शायद ना मिले और अगर ये बात मैं कहीं करूं भी तो आपके किसी काम की ना हो। इसलिए मैं विद द परमिशन ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी मैं कोशिश करूंगा कि पहले 10 मिनट मैं आपसे वो गुफ्तगू करूं जो आपके लिए फ्रूटफुल है और आपके लिए ज़रूरी है इस वक्त वो करनी, क्योंकि मुनासिब वक्त पे अगर बात ना की जाए तो बाद में उसका फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि पहले आपको 2-3-4 अहम बातें इस प्रोफेशन के मुतालिक जो आप तशरीफ लाए, क्योंकि लेक्चर्स तो आप डेली सुनते हैं, यूट्यूब पे भी देखते रहते हैं और बाकी भी सीनियर्स आते हैं आपसे डिस्कस करते हैं। इसके बाद भी आपने भी किसी केस में भी जाना है तो आपको पहले वो रेलिवेंट लॉज, रेलिवेंट सेक्शंस पढ़ना पड़ेंगे। तो ये तो अब सारी जिंदगी इंशाल्लाह साथ साथ चलेगा। कुछ प्रैक्टिकल बातें जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ वो ये कि दोस्तों, आपने एक मुश्किल प्रोफेशन का इंतखाब किया है
वकालत कोई इतना आसान प्रोफेशन नहीं है। डॉक्टर की गलती से ना, डॉक्टर की गलती से अगर कोई डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ गलती करता है, उसके इलाज में गलती करता है, तो अक्सर बचने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने इम्यूनिटी सिस्टम दिया हुआ है, वो खुद भी फाइट करता है उस बीमारी के अगेंस्ट। लेकिन मैक्सिमम ये होता है उसकी डॉक्टर की गलती हो तो इंसान 3-4 फुट जमीन के नीचे जाता है, लेकिन वकील की गलती हो ना तो इंसान उसको उसकी पर्सनल इम्यूनिटी, उसका कुव्वत मुदाफियत भी नहीं बचा सकता और वो जमीन से 3-4 फुट ऊपर ही जाता है। वकील की गलती जो है वो जज भी दुरुस्त नहीं कर सकता। जज की गलती अपील में दुरुस्त हो सकती है, लेकिन वकील जो गलती प्लीडिंग में कर देता है या एविडेंस में कर सकता है, उसका इजाला मुमकिन नहीं होता और अल्टीमेटली आपका सरफराज आपका क्लाइंट होता है। और जब क्लाइंट सफ़र करेगा, आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे तो आप भी सफ़र करेंगे। मैं आता हूं इस पॉइंट पे कि आप दोस्तों, आपने इंतखाब किया है वकालत का, याद रखें वकील होता नहीं, काला कोट पहन लेने से वकील होता नहीं, वकील होना साबित करना पड़ता है। वकालत इतना मुश्किल प्रोफेशन है कि आप 30 साल 40 साल आप पीक पे चले गए, आपने शोहरत ले ली, लेकिन आपने वहां पे अपनी शोहरत को, अपने काम को मेंटेन नहीं रखा तो वहां से ही आप कोलैप्स कर जाएंगे सारी जिंदगी मरते दम तक। क्योंकि इस प्रोफेशन की ब्यूटी ये है कि यहाँ पे रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है। आप जितने सीनियर होते हैं आपको आपकी फीस उतनी बढ़ती जाती है। बाकी प्रोफेशंस में आप देखें ना कि वहां पे जैसे सीनियरिटी आती है तो रिटायरमेंट स्टार्ट हो जाती है। आपके सफेद बालों को देख के बाकी प्रोफेशंस में लोग घबरा जाते हैं कि ये बुजुर्ग हैं, ये क्या करेंगे, इनको कैसे का। लेकिन वकालत वाहिद प्रोफेशन है जिसमें जितनी सीनियरिटी आप अचीव करते जाएंगे आपकी वर्थ बढ़ती जाएगी। अक्सर लोग यहाँ पे आते हैं, नौजवान वकील जितना भी काबिल हो उसे एंगेज नहीं करते, तो सफेद बालों वाले को या बड़े जो एज में बड़ा नजर आता है उनको वो एंगेज कर लेते हैं। मेरे साथ बहुत ज्यादा ये हुआ, हमें फेस करना पड़ा। तो वकील होता नहीं, वकील होना साबित करना पड़ता है। आपका सबसे अहम क्लाइंट जो है ना जी, सबसे अहम क्लाइंट, सबसे पहले एक वकील ने अपनी वकालत साबित करनी है अपने घर में। उसे पहले घर वालों को बताना पड़ेगा, उसे साबित करना पड़ेगा कि मैं वकील हूं। वो कैसे कि जैसे आपने प्रैक्टिकल अप्रोच में आप शुरू करते हैं तो पेरेंट्स मान लेते हैं, सबसे पहले ये मान लेते हैं कि आप वकील बन गए हैं, लेकिन ये नहीं मानते कि आप वकील हैं भी कि नहीं। हमारे पास कितने ऐसे केसेस आते हैं जिनके सगे भाई वकील होते हैं, उनकी बहनें वकील होती हैं, लेकिन वो उन्हें छोड़ के क्लाइंट्स हमें रेफर करते हैं। उसकी रीजन जब पूछी ना कि क्यों आप अपने भाई को छोड़ के हमें रेफर कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा भाई जी सोया रहता है, वो 11 बजे तक तो सोया ही नहीं उठता, वो कचहरी टाइम पे नहीं जाता, वो फाइल नहीं पढ़ता, उनको ट्रस्ट ही नहीं होता। तो सबसे पहले आपने अपनी वकालत साबित करनी है अपने घर में। आपने वकालत घर में कैसे साबित करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहले आपको अपने घर वाले, आपका पड़ोसी, आपका मोहल्लेदार, आपका दोस्त वकील मानेगा तो आपकी वकालत चलेगी। जाहिर है एक नए वकील को बाकी लोग पब्लिक क्या जानेंगे, आपको जानेंगे आपके घर वाले, आपका मोहल्ले वाले। वो कैसे, जब आप कोर्ट का टाइम है ना जी 9 बजे का, आप मेरी टीम से पूछ सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं 8:10 पे अपने ऑफिस में था, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह रात को मैं आज गुज़श्ता रात 12:30 बजे अपने ऑफिस से गया हूं, ठीक है। ये चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। जब आपके घर वालों को पता होता है ना कि ये नहीं कि सोया रहेगा, अब आपने ना सबसे पहले अपनी जिंदगियों को चेंज करना है। हम बड़े कैजुअल रहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। आपका दोस्त ही आपको वकील नहीं मानता, बाकी तो छोड़ देना। आपको एक बात सुनने को मिली होगी नए वकला को कि किस प्रोफेशन में चले गए हो यार, हर गली में 6 वकील हैं, वकील वकील हैं, चले जाएं वकील ही वकील नजर आते हैं। आपको ये बात हर जगह सुननी पड़ेगी और अक्सर लोग, यकीन करें, मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, ये मेरी बात लिख लें, जिस बंदे ने आज आपको कहा ना आपकी फैमिली से डिस्करेज करने के लिए इस प्रोफेशन में चले गए, सबसे पहले वो आपका इंट्रोडक्शन कराएगा हर जगह पे कि मेरा कजन वकील है, मेरा दोस्त वकील है।
कब? जब आप साबित करेंगे कि आप वकील हैं। वो साबित कैसे करेंगे? कि जिंदगी को अपना, अब स्टूडेंट लाइफ से आप निकल गए, अब प्रैक्टिकल अप्रोच में आए, आपको प्रूव करना है। और यकीन करें ये बार बहुत इज्जत देती है। आप इस बार को जितना टाइम देते हैं, ये बार आपके टाइम को उतना कीमती बनाती है। आप इसके साथ मजाक करते हैं तो यकीन करें ये बार आपको मजाक बना देती है। यहाँ पे ऐसे वकीला भी हैं जो आए तो उनके वालिदैन ने उनको सूट बना के दिए, तो जब उनकी डेथ हुई ना तो उसी सूट में हुई। और यहाँ पे ऐसे शानदार वकील भी मौजूद हैं जिन्होंने बार को अहमियत दी, कचहरी को टाइम दिया तो डेली एक नया सूट पहना। और उनकी, यानी मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे बहन भाई हैं, आप मेरे सबसे बड़े कंपेटिटर हैं, एट द सेम टाइम आप सबसे अहम क्लाइंट हैं मेरे लिए। देखिए, हमें इस वक्त समझना है कि अब हम स्टूडेंट नहीं रहे, आपने उस लाइफ से निकलना है। अब आप आगे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो अब आपने सबसे पहले अपने दोस्तों को ये साबित करना है। वो साबित कैसे करेंगे? पंक्चुअलिटी में। मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग आपको एक एडवाइस करता हूं। सबसे पहला जो काम है आपका, आपने अपने चैम्बर को सिलेक्ट करना है। आपने अपने चैम्बर की सिलेक्शन करनी है। मैं इस मौके पे अगर आपसे ये बात ना करूं तो मैं आज की आपके इस कीमती वक्त के साथ बददयानती करूंगा। आप यहां पे आए, देखें आपने जिंदगी के कीमती 20-21 साल लगाए हैं, आपने पैसा लगाया है, अब आप इस प्रोफेशन में आ गए हैं। अब आपने किसी को इजाजत नहीं देनी कि वो आपकी जिंदगी, आपके फ्यूचर से खेले। आपने किसी को इजाजत नहीं देनी कि वो आपको स्पॉइल करे। याद रखें, जब आप अपने आप को खुद स्पॉइल करेंगे तो लोग आपको स्पॉइल करेंगे। आप अपने चैम्बर का इंतखाब, मैंने एक वीडियो मेरे YouTube चैनल पे मौजूद है, आप में से अक्सर लोग फॉलोअर होंगे, लेकिन अगर किसी ने नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा, हाउ टू सेलेक्ट द चैम्बर। आपने अपने चैम्बर का इंतखाब कैसे करना है। मैं उस डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैं अगर उस तरफ जाऊंगा तो मेरा जो टॉपिक है वो रह जाएगा। अपने चैम्बर का इंतखाब करें। सपोज आप समझते हैं कि आप किसी जगह फिट नहीं हैं, उस चैम्बर के माहौल की वजह से, या आप अपने मिजाज की वजह से फिट नहीं है, तो फौरी तौर पे यहाँ पे बिल्कुल चैम्बर चेंज करना कोई बुरी बात नहीं है। आपको एक सिविल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप किसी ऐसे चैम्बर में चले गए जहाँ पे क्रिमिनल प्रैक्टिस है, जहाँ पे आपको मौका नहीं मिल रहा, क्रिमिनल में चले गए, क्रिमिनल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सिविल में चले गए, तो आप फौरी तौर पे अपना चेंज लें। लेकिन याद रखें, चेंज एक अच्छे अंदाज से लें। जिस तरह आपने अच्छे अंदाज से चैम्बर को छोड़ा, उसी अच्छे अंदाज से सिलेक्ट किया, उसी तरह उनको छोड़ें। और अपने लिए देखें, आपके लिए ये 2 साल बड़े कीमती हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के मिन्नत करता हूं आपकी। आप मेरे छोटे भाई हैं, मेरी छोटी बहनें हैं। अपने लिए अच्छा इंतखाब करें, अपने चैम्बर का अच्छा इंतखाब करें, और उसके बाद थोड़े से इस पेशे में सीरियस हो जाएं। इसमें आप संजीदा होंगे ना तो यकीन करें कि ये दुनिया का कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं है जिसमें पहले 8-10 साल में आपको इतना रिवार्ड मिल जाए। और यकीन करें कि 8-10 साल कुछ चीज नहीं, आपको पहले शुरू के अरसे में ही आप सीरियस होंगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा। आपका सबसे अहम जो क्लाइंट है ना, वो ये आप दोस्त आपस में एक दूसरे के क्लाइंट हैं। हम समटाइम्स चैम्बर में रहते हैं, चैम्बर में देखते हैं, और चैम्बर में हम जब सीरियस होते हैं, आपको सबसे पहला इंतखाब आपका अपना दोस्त क्या करेगा। मसलन मुझे अगर जरूरत पड़ती है कि यार मैंने एक प्रॉक्सी लगवानी है, किसी कोर्ट में अपनी हाजिरी लगवानी है, या कोई मैसेज कन्वे करना है, तो सबसे पहले मेरे ज़हन में कौन बंदा आएगा? सबसे पहले वो शख्स आएगा जिसका मुझे पता होगा ये मौजूद होगा जी चैम्बर में। मैं उन्हें कॉल करूंगा, यार काइंडली हाजिरी लगवा देना, आप मेरी जगह अपीयर होके ये प्रोसीडिंग करना। अब उसके बाद ये होगा कि हो सकता है अगले 2-4 साल में आप किसी अच्छी जगह चले जाएं, बेहतर ऑप्शन पे, तो आपका जो दोस्त वहां जा चुका होगा ना, उसके पास जो केसेस आएंगे वो आपको रेफर करेगा। ये सबसे पहली आपकी क्लाइंटेज है, आपके अपने दोस्त, आपका अपना चैम्बर, आपका अपना सीनियर आपको काम देगा। आप देखें कि वो वीडियो जरूर देखिएगा कि एक नौजवान वकील को कैसा होना चाहिए, एक एसोसिएट को चैम्बर में कैसा होना चाहिए। ये जब आप देखेंगे वीडियो तो इंशाल्लाह इससे आपको काफी इंप्रूवमेंट का मौका मिलेगा। सिमिलरली आपके दोस्त हैं, वो आपके अच्छे क्लाइंट हैं। आप अपने दोस्तों को ये साबित करेंगे, जैसे आप दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं, बैठे रहते हैं,
अब देखें, आपके जिम्मे अल्लाह ने एक जिम्मेदारी लगा दी है। आप लोगों के फ्यूचर आपके जिम्मे हैं, लोगों की कीमती जानें आपके हाथ में हैं, क्योंकि आपने मर्डर केसेस करने हैं सपोज, तो एक तरफ वो आपका कैदी जेल में है। सिमिलरली आपने किसी की प्रॉपर्टी है तो उसका फ्यूचर है, किसी का पैसा है तो उसका फ्यूचर आपके हाथ में है। एक अहम जिम्मेदारी है। आप अपने दोस्तों को ये रियलाइज करवाएंगे, जो ऑफिस का टाइम होगा, चाहे जहां भी बैठे आप छोड़ के ऑफिस आ जाएं, आप अपने दोस्तों की महफिल से जब उठ के आएंगे ना ऑफिस में, शुरू में आपको वो टॉन्ट करेंगे, लेकिन यकीन करें जब उनको कोई मसला दरपेश आएगा सबसे पहले वो आपको प्रेफर करेंगे, आप उनकी प्रेफरेंस होंगे, कि उन्हें पता होगा कि देखिए वक्ती तौर पे आपका इमेज जाएगा कि वो कहेंगे जी ये क्या कर रहा है, लेकिन आपने अभी फ्यूचर बनाना है। तो चैम्बर के इंतखाब के बाद जो आपने अगला काम करना है वो ये करना है कि जिंदगी में सीरियस हो जाए। अब जिंदगी को चेंज करें, पढ़ना शुरू कर लें। हर दोस्त एक डाइजेस्ट लगवा ले, 3-4 डाइजेस्ट जो होते हैं वो आप वीडियो देख लेंगे कि वो डाइजेस्ट क्या है। आप जब देखेंगे कि वो मैंने एक वीडियो इस पे लगाई हुई है कि डाइजेस्ट को पढ़ना कैसे है, आपने डाइजेस्ट की सिलेक्शन कैसे करनी है अपने लिए, वो भी आप देखेंगे। मैं बार बार, क्योंकि मैं जब किसी ऐसे टॉपिक पे आऊंगा तो मेरा मेन टॉपिक रह जाएगा। मैं आप सबसे एक दरख्वास्त करूंगा, हमारी टीम माशाल्लाह मेरे साथ बहुत डिवोटेड लोग काम कर रहे हैं। अल्लाह के फजल से मैं आपकी मोटिवेशन के लिए एक बात करता हूं, वो ये है कि आप आते हैं ना, लोग कहते हैं यहाँ पे कुछ अर्सा आपको टी काटनी पड़ती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यकीन करें कि जितना जल्दी रिवार्ड इस प्रोफेशन में मिलता है किसी और प्रोफेशन में नहीं मिलता। उसकी एग्जांपल अल्लाह के फजल से आपके सामने मैं मौजूद हूं कि बिल्कुल जीरो से बिलो लेवल पे हम लोगों ने स्टार्ट किया। अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने दुनिया की हर नेमत से नवाजा हुआ हर हवाले से। और देखें कितनी अप्रिसिएशन है बार एसोसिएशन की तरफ से आपको, कि यानी आपको बाकी देखें आपकी क्वालिटीज, आपकी एबिलिटीज अगर आपके अंदर मौजूद हैं तो बार आपको जो प्लेटफॉर्म मुहैया करती है कि मेरे जैसे एक अदना स्टूडेंट को आज बार ने इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत दी, रिकग्नाइज किया। सिमिलरली आप में से एक दोस्त को नात आती थी, ठीक है, बार एसोसिएशन ने अनाउंस किया, सेक्रेटरी साहब ने कहा कि कौन है जो आके नात पढ़ेगा, तो उन्हें मौका मिल गया यहाँ पे। अब बाकी सब दोस्तों को पता चल गया ना कि एक दोस्त ऐसे हैं जो नात पढ़ सकते हैं, एक दोस्त ऐसे हैं जो तिलावत कर सकते हैं। सिमिलरली जिंदगी और ये कचहरी आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज देगी ना। एक मैं अपनी इस बात को, अपनी जो ये जो गुफ्तगू है इसको कंक्लूड करता हूं वो इससे, आपने डर मूवी देखी है? शाहरुख खान की मूवी है डर, देखी है? किसी दोस्त ने देखी है डर? तो काइंडली हाथ खड़ा करें। डर का हीरो कौन है जी? यस, डर का अब अक्सर लोग, क्योंकि यहाँ पे अब डर कोई 15-20 साल पहले की मूवी है। डर में शाहरुख खान को एक छोटा सा रोल मिला था, जबकि उसके हीरो सनी देओल थे, लेकिन शाहरुख खान को एक साइड एक्टर भी होता है ना, जो उसको भी एक मेन रोल मिला होता है। लेकिन इनको ये था कि इन्होंने बिहाइंड द कैमरा रहना था शाहरुख खान ने। मैं आपको बता रहा हूं कि आपका टैलेंट बार एसोसिएशन कैसे सामने लाती है, ये प्रोफेशन आपका टैलेंट कैसे सामने लाता है। उस मूवी में वो जो जूही चावला होती हैं शायद, उनको शाहरुख खान साहब, वो उनकी शाहरुख खान साहब को पसंद आ जाती हैं। वो उन्हें एक कॉल करते हैं ब्लैकमेल करने के लिए, और उस कॉल में वो वॉइस नहीं होती ना, इनका चेहरा दिखाया जाता है उस कॉल में। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये मूवी जरूर देखिएगा, और इस एंगल से देखिएगा जिस एंगल से मैं आपको बता रहा हूं। अपना आप ड्रामे और मूवीज को इस एंगल से देखा करें कि उसमें क्या क्या लीगैलिटीज हैं, किस किस तरह वायलेशन लॉ की गई है। थोड़ा सा जिंदगी को ना इस एंगल से, वकील के एंगल से देखना शुरू करें, आपको जिंदगी का एक अलग रुख नजर आएगा। वो उस सीन में मेन तो हीरो होता है सनी, लेकिन वहां पे शाहरुख खान की एंट्री होती है और वो सिर्फ एक उसकी आवाज, उसकी जो कॉल वसूल होती है, उसमें वो कहता है किरण, सुने ना आपने? अब ये किरण, ये जो किरण, ये इस
एक आवाज, इस अदायगी को मैं इसको रिलेट करने लगा हूं आज के टॉपिक से, मैंने इसलिए आपसे बात की। ये उसके इस अंदाज ने इतना उसको हिट किया कि वो, आप अगर इसकी डॉक्यूमेंट्री सुने ना इस मूवी की, तो आपको पता चलेगा कि 2 या 3 टाइम्स इस पूरी मूवी में उसको मौका मिला था कि उसने उसे ब्लैकमेल करना था ये कॉल करके। उसको इतना अप्रिशिएट किया गया, उसकी सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस को, छोटी सी परफॉर्मेंस को इतना अप्रिशिएट किया गया कि सनी देओल बिल्कुल पीछे चला गया, और वो फिल्म आज भी जानी जाती है शाहरुख खान के हवाले से। और उसके बाद आप देखेंगे जो मूवीज उसको मिली हैं, उसके बाद आप देखेंगे जो जो परफॉर्मेंस उसने दी, जिस जिस जगह उसने परफॉर्मेंस दी, क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी। सिमिलरली सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना कोई नई बात नहीं होती। प्लीडिंग आपकी ऐसा ही है कि जो आपका सिर्फ अंदाज़े बयां जो उसमें होगा वो आपका रंग बदल देगा। देखें, शुरू से जब से दुनिया बनी है ये इश्यूज चलते आए हैं, लॉ डेवलप हुआ, इश्यूज चलते आए, लेकिन आज भी वही कानून है। आप पढ़ेंगे 1908 आपको मिलेगा, 1860 आपको मिलेगा, कानून में तब्दीली नहीं आई। लेकिन हर दफा हर वकील उसको जब नए एंगल से लेके चलता है ना, इशू ये है कि आपने परफॉर्म कैसे करना है, एक आम बात को आपने कहना कैसे है। जैसे आप देखते हैं, एक और एग्जाम्पल कोट करता हूं, आप देखते हैं कि बहुत सारे कव्वाल आए, बहुत सारे गजल के गायक आए, उन्होंने गजलें गाई, लेकिन जिस अंदाज से मेहदी हसन खान साहब ने, गुलाम अली साहब ने, नुसरत फतेह अली खान साहब ने गजल को गाया, वो उनकी पहचान बन गई। आपकी प्लीडिंग इस तरह आपकी पहचान बनेगी। देखें, अब मैं आता हूं अपने इस टॉपिक की तरफ, आपको रिलेट करते हुए कि आपको ये कहा गया होगा कि वकील ही वकील हैं, वो जो बिलीव के टॉप फ्लोर हमेशा खाली रहता है, इस प्रोफेशन का टॉप फ्लोर हमेशा खाली है। जैसे आप आएंगे जरा सा देखें, दुनिया का बेहतरीन प्रोफेशन ऐसा है जिसमें कोई सीनियर कोई जूनियर नहीं है। जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो कोर्ट से रिलीफ ले जाएगा। कितने केसेस में हम, यानी मुझ जैसा एक कम प्रैक्टिस का वकील, कम इल्म वकील, कम तजर्बे का वकील खड़ा हुआ तो अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। दूसरी साइड पे बहुत बड़े नामी गिरामी इस प्रोफेशन के बहुत बड़े हमारे सरों के ताज वहां पे खड़े थे, उनको रिलीफ नहीं मिल सका। इसकी 2 रीजंस होती हैं। एक रीजन तो ये होती है, जो सीनियर लॉयर होता है उनका माशाल्लाह कद काठ इतना बड़ा होता है कि वो जज को कोई अहमियत नहीं दे रहे होते। तो जज को जब वो और काफी सारे केसेस कर चुके हैं, तो कुछ ऐसे इश्यूज भी होते हैं कि जजेस भी थोड़े से अनाए होते हैं। तो इस साइड पे जब एक नौजवान वकील आके जब कोई परफॉर्मेंस देता है, वो आके मेहनत से काम करता है, तो जज की कोशिश होती है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए। इसलिए आपके लिए इतनी खुली फील्ड है, ये इतना वास्ट है, यहाँ पे आप आए, थोड़ा सा परफॉर्म करें, वुड यू बिलीव लोग आपको अपने कंधे पे उठाएंगे और फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा देंगे। इसलिए बिल्कुल इस बात से दिल छोटा नहीं करना आपने। मैं अब आता हूं आज के टॉपिक की तरफ से। मुझे जो टॉपिक इज्जत बख्शी के मुझे वो प्लीडिंग और एविडेंस के हवाले से थी। मेरी बहन नायब सदर साहिबा से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे ऑप्शन दिए कि आप इन दोनों में से कोई एक करें या दोनों ऑप्शन को करें। तो मैं, क्योंकि मौका कभी कभी मिलता है, आप दोस्त हैं, तो मैं प्रैक्टिकल अप्रोच पे बात करूंगा प्लीडिंग को और एविडेंस को। मैं आपसे कोई सेक्शन, कोई ऑर्डर डिस्कस नहीं करूंगा। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि प्लीडिंग क्या है और प्लीडिंग को आपने अपनी एविडेंस में इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे अहम बात जो प्लीडिंग के हवाले से मैं आपको बताता चलूं, वो ये है कि अ गुड प्लीडिंग विंस द हाफ केस। एविडेंस का असूल यह है कि आप कोई बात, कोई शहादत अपनी प्लीडिंग से बियॉन्ड नहीं दे सकते। जो आपने प्लीडिंग में लिख दिया, प्लीडिंग है क्या? प्लीडिंग बेसिकली प्लेंट है और रिटन स्टेटमेंट है। अगर आप प्लेंटिफ की साइड से हैं तो आप क्या देंगे? प्लेंट, दावा दायर करेंगे। आप अगर डिफेंडेंट की साइड से हैं तो आप रिटन स्टेटमेंट फाइल करेंगे। मैंने आज आपको
जो थोड़ा सा इसकी डिटेल है वो इस तरह दूंगा कि देखें, आपने सिविल केस में अगर अपने दावे में कोई बात नहीं लिखी तो याद रखें उस बात को आप एविडेंस में नहीं ला सकते। और मे भी कोई बहुत अहम बात हो जो आपने वहां नहीं की, जब आप एविडेंस में आएंगे तो जब वो बात रह जाएगी तो ये इम्प्रूवमेंट आ जाएगी और इस पे कोई आपको अहमियत, कोई कोर्ट आपको अहमियत नहीं देगी, मे भी वो जितनी इंपॉर्टेंट बात हो। प्लीडिंग के हवाले से सबसे अहम बात, जो पहली बात है, जो प्लीडिंग से भी पहले की है, जो एविडेंस से भी पहले की है, वो ये है कि आपने ब्रीफ कैसे लेना है क्लाइंट से। इस पे कोशिश की हम लोगों ने कुछ वीडियोस बनाने की ताकि आपको आसानी हो। सबसे पहले आपने क्लाइंट से ब्रीफ लेना है। मैंने ब्रीफ लेना कहां से सीखा? मैंने ब्रीफ लेना, मुझे इत्तफाकन मेरी मदर, अल्लाह ताला उनको जन्नत में बहुत आला मुकाम दे, वो बीमार थी, मैं उनके साथ हॉस्पिटल जाया करता था। तो हॉस्पिटल में जब जाता तो वो वहां पे मैं देखता कि वहां पे कोई भी पेशेंट जब दाखिल होता है, एडमिशन होता है, उसका सबसे जूनियर जो डॉक्टर होता है वो आता है, वो आके उससे डिटेल्स लेता है, फिर उससे सीनियर आता है, वो डिटेल्स लेता है, फिर इस तरह करके वेरी नेक्स्ट डे राउंड होता है हॉस्पिटल में, सबका इत्तेफाक होगा, वहां पे सीनियर आता है, जो सबसे सीनियर, वो आके देखता है कि किसने कैसे किया, फिर वो किसी से भी सवाल पूछता है। मैंने नोट्स बनाने वहां से सीखे मैंने, क्योंकि यहाँ पे ये सिलसिला बदकिस्मती ये है, सेक्रेटरी साहब और मैम और सीनियर वकील जो बैठे हैं वो इस बात पे एग्री करेंगे कि बदकिस्मती से हम जो इल्म फैलाने में बड़े कंजूस हैं, हम वकील, हम अपने जो रजिस्टर बना लेते हैं ना जी, वो भी कब्र में हमारे साथ जाता है। हमारी जो जजमेंट्स होती हैं, हम अपना तरीका जो होता है काम का वो तो बताते ही किसी को नहीं, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग हैं जो अपनी नॉलेज शेयरिंग करते हैं, अल्लाह सबको जज़ा दे। आपको यहां से मिलेगा नहीं ये तरीका कि आपने कैसे प्लीडिंग बनानी कैसे है। तो मैंने अपने फैक्ट शीट बनानी, जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट केस को, कोई भी केस फाइल करने से पहले, हमारा जो प्रैक्टिस चल रही है ना जी बदकिस्मती से रूटीन में, वो प्रैक्टिस ये चल रही है कि आप केस दायर कर देते हैं, केस दायर करने के बाद फिर वो पठानों की तरह, वो जिन्ना साहब से हुआ था ना, वो गांधी साहब ने कहा था कि हमारे पास एक ऐसी कौम है जो काम कर लेती है और काम करने के बाद सोचती है। वो उन्होंने कहा कौन सी? तो उन्होंने कहा वो सरदार। तो जिन्ना साहब ने कहा कि मेरे पास एक ऐसी कौम है जो काम कर लेती है और काम के बाद भी नहीं सोचती। तो उन्होंने कहा, मैं खुद पठान हूं इसलिए कह रहा हूं, तो उन्होंने कहा होगा पठान। हम वकील भी यकीन करें कि दावा दायर कर देते हैं और उसके बाद भी नहीं सोचते कि हम लोगों ने किया क्या है, अब इसमें अगर कोई गलती होगी है तो इसको इम्प्रूव कैसे करना है। फैक्ट शीट वो काम है जो आपने याद रखें, कभी भी कोई केस तैयार करना है तो रिसर्च केस से पहले करनी है। आपने केस दायर करने से, अपना प्लेंट दायर करने से या रिटन स्टेटमेंट देने से पहले उस प्रपोजिशन की रिसर्च करनी है। आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है अमूमन। सिविल प्रैक्टिस के लिए तो बहुत ज्यादा टाइम होता है, क्रिमिनल प्रैक्टिस के लिए थोड़ा यह है कि आपको क्रिमिनल प्रैक्टिस स्टेज प्ले है, आपको फौरी तौर पे रिस्पांस भी मिलता है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि उस पर सोचें। क्रिमिनल प्रैक्टिस वो लोग करते हैं जो स्पॉन्टेनियस रिप्लाई या रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, वो ज्यादा कामयाब रहते हैं क्रिमिनल प्रैक्टिस में। जबकि सिविल प्रैक्टिस का फायदा ये होता है कि आपको दावा फाइल हो गया, आपको नोटिस मिल गए, नोटिस मिलने के बाद आपको एंगेज किया गया, आप दावा लेंगे, आप अपीयरेंस के बाद भी 30 डेज आपके पास फर्स्ट अपीयरेंस के बाद होंगे। लेकिन वो मैं अभी लिमिटेशन डिस्कस करता हूं तो बताऊंगा कि हर केस में 30 डेज नहीं है, कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें लिमिटेशन कम है, 10 डेज की है। अभी मैं उस तरफ आ रहा हूं, मैं उससे पहले सिर्फ फैक्ट शीट पे आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा। फैक्ट शीट इज द मोस्ट इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिस। मेरे एसोसिएट से पूछिएगा या आप में से कोई दोस्त अगर मुझे कोर्ट में सुनना चाहें डेली, क्योंकि अब अल्लाह का शुक्र है 20, 25, 30, 50 के करीब हमारे केसेस लगे होते हैं, तो हर पढ़ना मुमकिन नहीं होता। तो मैं केस दायर करने से पहले उस पर रिसर्च करता हूं और एक फैक्ट शीट बना लेता हूं। फैक्ट शीट मेरी 1 या 1.5 सफ़े की होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। मैं कोर्ट में जाता हूं, वुड यू बिलीव कि कितनी दफा ऐसा हुआ, फैक्ट शीट का फायदा आपको बता रहा हूं कि कितनी दफा ऐसा हुआ कि प्रोसीडिंग कोई और थी,
उस दिन कोई और प्रोसीडिंग उस केस के हवाले से चल रही थी। हम गए तो जज साहब ने कहा जी कि मैं इस केस को डिसाइड करना चाहता हूँ, आप मुझे थोड़ा सा केस का ब्रीफ दे दें। तो वुड यू बिलीव कि एक सेकंड भी नहीं लगा ये सोचने में कि अब कैसे बताएंगे, क्योंकि फाइल तो 6 महीने पहले पड़ी है और क्योंकि सिमिलर फैक्ट्स होते हैं, फैमिली केस है, मेंटेनेंस का है, किसी के 2 बच्चे होंगे, किसी के 3 होंगे, बीवी नाराज होके गई हो, इसी तरह के फैक्ट्स होते हैं ना, वो केसेस में आपको वो मिक्स हो जाते हैं फैक्ट्स। आपकी फैक्ट शीट जैसे ही वो पेज ऊपर से ओपन होता है ना, आप उस पेज को देख के स्टार्ट से फैक्ट शीट में मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। मैं पहला पॉइंट देखता हूँ, आपने अपने कीवर्ड्स में रखा होता है, पहले पॉइंट को देखता हूँ, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वो चलना शुरू हो जाता है। फैक्ट शीट की इतनी अहमियत है आपके केस में कि आप फैक्ट शीट के अलावा चल ही नहीं सकते। एक वकील की मेहनत क्या है? उस वकील की मेहनत यही है कि वो उस केस पे रिसर्च करे और उसके बाद उसे फैक्ट शीट पे लाए। वुड यू बिलीव, मैंने प्रैक्टिस में ये देखा 99% वकला फैक्ट शीट तैयार नहीं करते और यही वजह होती है कि उन्हें केसेस में इश्यूज रहते हैं और समटाइम्स इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो लूज कर जाते हैं। आप हाउ टू प्रिपेयर अ फैक्ट शीट, मैं इस पे कोशिश करता हूं कि मैं इस पे एक वीडियो बना के अलग से रिलीज कर दूंगा ताकि आप दोस्तों के लिए ये आसानी हो कि फैक्ट शीट कैसे बनानी है। लेकिन अभी मैं फैक्ट शीट का आपको बता देता हूं कि फैक्ट शीट क्या होगी। आपने अपने क्लाइंट को बिठाना है सामने, बिठा के क्लाइंट की राम कहानी पूरे की पूरी आपने सुननी है। आप पेशेंस हेयरिंग देनी है अपने क्लाइंट को। देखें फर्क क्या होता है फैक्ट शीट को बनाने में और क्लाइंट को सुनने में। हमारे पास क्यों लोग आके ठहरते हैं? आपने कभी देखा, आप हॉस्पिटल जाते हैं अपने पेशेंट्स को लेके, तो डॉक्टर उसे पता, वो आता है, वो आके बताता है जी मुझे ये पेन है, सपोज कोई बीमारी बताता है, डॉक्टर क्या कर, अब फर्क क्या होता है? मैं आपको कहता हूं, मैं चाहता हूं आप मेरे छोटे बहन भाई, आप ब्रांड बने, आम वकील ना बने, आप स्पेशलिस्ट बने। फर्क होता है ना। एक गली मोहल्ले में एक डॉक्टर बैठा है, वो 200-300 रुपए फीस ले रहा है, वो बेचारा 12-14 घंटे बैठा वहां पे ड्यूटी कर रहा है, वो 300 से 400 पेशेंट देखता है डेली। जबकि स्पेशलिस्ट क्या करता है, उसने 15 से 20 पेशेंट देखते हैं और आजकल एवरेज फीस जो है वो 2000 से स्टार्ट हो रही है और जाके वो 5000-7000 तक वो स्पेशलिस्ट की फीस जा रही है। फर्क क्या होता है एक स्पेशलिस्ट में और एक आम डॉक्टर में? आप क्यों एक गली में पड़ोस में बैठे डॉक्टर को 200 रुपया नहीं देते? आप जाके 5000 दे के अपॉइंटमेंट लेके 4-4 घंटे वहां बैठ के ट्रेवल करके आप अपना ऑफिस छोड़ के वहां पे जाते हैं अपने पेशेंट को लेके। फर्क क्या होता है? यही फर्क है, सिर्फ तरीका आपको सेटिस्फाइड करने का। वो क्लाइंट को सेटिस्फाइड क्या करता है? वायरल इन्फेक्शंस चल रहे होते हैं या इश्यू होता है, अब डॉक्टर को इतने अरसे में देख के पता चल जाता है कि इस पेशेंट को इश्यू क्या है। अब वो सिम्टम्स देख के ही ना वो अंदाजा लगा लेता है, या आम डॉक्टर को भी पता होता है कि आजकल ये वायरल इन्फेक्शन चल रहा है। आप जब वो मोहल्ले गली के जीपी के पास तशरीफ ले जाते हैं ना, वो देखता है, कहते हैं ठीक है जी, वो दवाइयां लिखते हैं, आपको 5 मिनट में फ्री कर देता है। अब उसने कितने पैसे लिए? 200, 300, 500 ले लिया। अब यहाँ पे स्पेशलिस्ट क्या करता है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड कैसे करना है। आप अपने पेशेंट को स्पेशलिस्ट के पास जब लेके जाते हैं, स्पेशलिस्ट सबसे पहले आपको बुलाता है, बड़े अच्छे अखलाक से बुलाता है, क्या हाल है, आप ठीक हैं? वो आपकी डिटेल्स लेता है, अपने पास नोट्स बनाता है। इससे भी दी बेस्ट डॉक्टर वो होता है जो इंतजार करते हुए पेशेंट को उसका पीए आ जाता है, उसका एसोसिएट आ जाता है, वो उससे ब्रीफ लेता है। वो से ब्रीफ लेने के बाद डॉक्टर साहब के पास जाता है, डॉक्टर साहब फिर कहते हैं जी आप यहाँ पे स्ट्रेचर पे लेट जाएं। उसके बाद वो आंखें खोलते हैं, उसकी आंखों को चेक कर रहे होते हैं, उसके बाद उसके पाँव पे वो पेन लगा के चेक कर रहे होते हैं, उसके बाद वो एक उन्होंने स्टिक रखी है, हथौड़ी की तरह रखी होती है, उससे उसको चेक करते हैं कि उससे स्टैथ लगाते हैं। अब ये बेसिकली क्या है? ये सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लाइंट है। दवाइयाँ कौन सी लिखनी होती हैं? जो उसने लिखी उनसे ज्यादा कमीशन ये डॉक्टर साहब अपनी दवाइयां लिख के कमा लेते हैं। लेकिन डॉक्टर वो करता क्या है? मैं आपको यही अर्ज करता हूं, फकत सैफ अंदाजे बयां रंग बदल देता है। आपने करना क्या है? आपके पास भी इसी तरह एक आम क्लाइंट आएगा, वो कहेगा जी खुला लेनी है। अब खुला में एक ही तरह के सिम्टम्स होंगे, वो कहेगा स्टे लेना है जी, स्टे भी एक ही तरह का होगा। आप उसे कहेंगे जी इधर आए बैठे। अब मैं आपको प्रैक्टिकल अपना राज बता रहा हूं कि मुझे बेनिफिट किससे हुआ। मेरे एसोसिएट्स आपको बताएंगे, ये अक्सर कहते हैं जी आप क्लाइंट को बहुत टाइम देते हैं। और भाई हम उसे क्यों टाइम ना दें?
हमें अल्लाह ने हमारा रिस्क हमारे क्लाइंट के हाथ में रखा है। अल्लाह ने वो जो भेजा है ना हमारे पास, वो बेसिकली अल्लाह का नुमाइंदा रिस्क लेके आया हुआ है। उसे ही हम रिस्पेक्ट ना दें, उसे ही इज्जत ना दें। देखिए, जितना मर्जी काबिल डॉक्टर क्यों ना हो जाए, आप उसके पास जाएं और वो बदतमीज हो, तो क्या आप दोबारा उसके पास पेशेंट को लेके जाएंगे? कभी नहीं। सिमिलरली देखिए, हम एक क्लाइंट से पैसे ले रहे हैं और हम उसे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो यही होता है, नुकसान होता है कि अल्टीमेटली आप देखेंगे, यहाँ पे आके ऑब्जर्व करेंगे कामयाब वकला में और बजायर नाकाम वकला में फ़र्क है। मैं बजायर का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि इन वकला ने प्रोफेशन में क्यों तरक्की नहीं की, तो आप उनका तरीका देखेंगे। मैं तरीका वारदात नहीं कहूँगा, हम वो क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो समटाइम्स अच्छे वर्ड्स की जगह भी ना वो ये आ जाता है, मोटिस ऑपरेंडी, तरीका वारदात कहा जाता है ना इसे। सिविल में कहते हैं मोटिस ऑपरेंडी और क्रिमिनल में उसे तरीका वारदात कहा जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि आप उस स्पेशलिस्ट के पास तशरीफ ले जाते हैं। यहाँ पे भी एक क्लाइंट आएगा आपके पास, आपने ब्रीफ कैसे लेना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक क्लाइंट, उसका सगा भाई वकील है, उसका फर्स्ट कजन वकील है, उसका पड़ोसी वकील है, उसका कोई कलीग वकील है। आप वो उसे छोड़ के पहले वो उसके पास गया होगा, उसने कहा अच्छा यार, क्योंकि अब उस वकील को फैमिली के इश्यूज पता है, उसको इस केस के मुतालिक पता है, वो इसे अहमियत नहीं देगा। वो कहेगा ठीक है यार मैं कर दूंगा, आप दें। अब वो उसको छोड़ के वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। वो जो जब आपके पास तशरीफ लाया, आपने उसे बिठाया अपने पास और बिठा के उससे कहा जी अब बताएं क्या हुआ। फिर आपने उससे वो सवालात भी पूछे, जैसे वो डॉक्टर क्या करता है, उसे पता हो जाता है कि इसे चेस्ट इन्फेक्शन है, अब इसे खांसी भी आती होगी, अब इसे बलगम भी आता होगा, अब ये बेचारे इस तकलीफ की वजह से इसे सांस लेने में भी दुश्वारी होती। वो कहेगा अच्छा जी बहुत खंघ आनी है तो जी आपको। वो अब होता क्या है कि क्लाइंट कहता है जी, वो पेशेंट कहता है मेरा तो मर्ज इसने पकड़ लिया। यही होता है हमारे प्रोफेशन में। ये प्लीडिंग क्या है? प्लीडिंग आप उस वक्त करेंगे जब आपकी फैक्ट शीट मुकम्मल होगी। आप जब उस क्लाइंट को बिठाएंगे और बिठा के उससे सारी कहानी सुनेंगे, उसका कैथारसिस करेंगे, फिर वो आपको भी स्टोरी समझ आएगी। अब ये है कि अब फर्क क्या है कि एक बंदे ने सिर्फ उसकी कहानी सुनी, जबकि आप बैठे, आपने अपने हाथ में पेन लिया। एक और बात है हम याद रखें, ब्रीफ टेकिंग में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी आप, मेरे एसोसिएट्स आपको बताएंगे, मेरा दोस्त, मेरा रिलेटिव मेरे पास तशरीफ लाता है, मैं उनको उनके प्रोटोकॉल के लिए, उनके रिस्पेक्ट के लिए सामने सोफों पे बिठाता हूँ, वहां डील करता हूँ। द मोमेंट वो मुझे ये कहते हैं ना जी कि अच्छा वो आपसे केस डिस्कस करना था, मैं इसलिए आया था, ठीक है, जाहिर है कोई किसी काम के लिए आता है, बाकी इतना टाइम तो नहीं होता किसी के पास। फिर आप देखते हैं कि मैं उन्हें ये कहता हूँ कि ठीक है जी, आपने केस की बात करनी है तो सामने आ जाएं। मैं अपनी चेयर, प्रिजाइडिंग चेयर पे बैठता हूँ और वो मेरे सामने बैठते हैं, यहाँ पे बात करें। मैं उनकी बात वहां पे नहीं सुनता। उसकी रीजन क्या है? देखें, सिस्टम बना है, प्रोटोकॉल बना है। सपोज यहाँ पे रोस्टम लगा है ना, उसकी कोई वैल्यू है। आप कोर्ट में जाते हैं, कटहरे बने हुए हैं दोनों साइड्स पे, रोस्टम बना हुआ है आप वकला के लिए, सामने जज हाइट पे बैठा है। ये अगर ये खत्म कर देंगे ना, तो वो आपका जो तकद्दुस है वो खत्म हो जाएगा। आप जब उसे ये मिलेंगे ना इस तरह, फिर आप कहेंगे जी आप बताओ, फिर क्लाइंट अपना दर्द आपको बताएगा कि उसे ये इशू है। फिर उस इशू से रिलेटेड जो अहम बातें होंगी, मैं आपको कह रहा हूं डाइजेस्ट पढ़ें। आप डाइजेस्ट से आपको पता चलेगा अच्छा फलां केस में ये हुआ था। अब फिर आप उससे सवाल पूछेंगे, सपोज फैमिली केस है तो आप मेंटेनेंस का केस है, तो आप जब उससे ब्रीफ लेंगे ना, अच्छा वो क्या काम करता है, फिर सबसे पहले आपको ये पता होगा कि ओबीडिएंट वाइफ होगी तो एंटाइटल होगी, ठीक है। फिर आपको पता होगा डिसओबीडिएंट वाइफ होगी तो एंटाइटल नहीं होगी। तो ये आप उससे ना फिर सवालात पूछेंगे। जब आप उससे सवाल पूछ के वो पूरे परफॉर्मेंस में आप लिखेंगे ना सवालों के जवाब, ठीक है, तो मुझे बताएं कि उसके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा कि उस कजन, उस सगे भाई के पास जाए जिसने उससे कोई बात ही नहीं पूछी, या उस वकील के पास जाए कि जिस वकील ने उनसे ब्रीफ लिया, उनके केस को अहमियत दी। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं, आता हूं ड्राफ्टिंग की तरफ। क्या आपने ड्राफ्टिंग क्या करनी है? एक ट्रिक है, एक ट्रिक याद रखिएगा। आप जब अपने क्लाइंट को, हम करते हैं, हम शुरू के प्रैक्टिस में, अब तो मुझे अल्लाह ने माशाल्लाह, मेरे चैम्बर में 175 एसोसिएट्स हैं मेरी टीम में शामिल, माशाल्लाह। अफजल जदून लॉ कंपनी में 175 एसोसिएट्स पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त मेरे साथ 43 लोग इस वक्त मेरे साथ काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह सबको बरकत दे, सबको तरक्की दे। आपको मैं एक अहम बात बताऊं, होता क्या है,
मेरे पास ये नहीं था। अब मैं आपके लिए बात करूं, मेरे पास तो अब ये है कि माशाल्लाह मैं जरा इशारा करता हूं तो 6 एसोसिएट्स पेन लेके, क्लिप बोर्ड लेके बैठे होते हैं वहां पे लिखने के लिए। ठीक है, हर एक की ख्वाहिश होती है कि ड्राफ्टिंग वो करे, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, जो अर्ली प्रैक्टिस में मैंने किया, देखें जो दिखता है वो बिकता है। मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूं। आपने वो ड्राफ्टिंग करने से पहले ये करना है, आप दो दोस्त सपोज वकील हैं, किसी दोस्त, उस दोस्त को अगर आपके पास मौजूद नहीं उसे बुला लें, वो बिठा दें, वो जूनियर बन जाए, आप सीनियर बन जाए, आसान तरीका है। ठीक है, वो कौन होगा जिससे आपकी केमिस्ट्री मैच करती होगी। अब देखिए हम किसके लिए कर रहे हैं, ये फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर क्लाइंट कर रहे हैं। अब होगा क्या, हम क्या करते थे, हम क्या करते हैं, अब क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन पहले तो ये होगी कि उसके सगे भाई या उसका दोस्त जो वकील था उसने उससे पूछा ही कोई नहीं, रिलेटिव ने, आपने 1 घंटा बिठा के उससे डिटेल ली, उसके नोट्स बनाए। अब उस नोट्स बनाने के बाद आपने अपना जो एसोसिएट था ना जी, सो कॉल्ड एसोसिएट, आपने उसको कहा जी लिखना शुरू करें जी, वो लिखेगा, आपने वहां ड्राफ्टिंग करनी शुरू कर दी। आपने लिखाना इन द कोर्ट ऑफ सो एंड सो, पार्टीज नेम, एड्रेस बताएं, शनाख्ती बताएं जी, इनका नंबर लिखें जी, उसके बाद वर्सेस किस किस के से, इसको भी पार्टी बनाएं, इसको भी। अब आपको पता होगा कि नेसेसरी पार्टीज कौन सी हैं, तो आप कहेंगे कि इसको बनाएं पार्टीज, इसको भी बनाएं जी, इसको भी पार्टी बनाएं। अब ये कह के फिर आप लिखवाना शुरू करेंगे ना, जब उसका दुख, उसकी तकलीफ आपके मुंह से निकलेगी और दूसरे के कलम में या उसके कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे जा रही होगी, आप यकीन करें कि वो जब आया ना यहाँ पे, याद रखें, कामयाब डॉक्टर की निशानी ये है कि उसके पास पेशेंट आए तो वो तकलीफ में हो, लेकिन जब पेशेंट उठ के जाए वो तकलीफ में ना हो। सिमिलरली कामयाब वकील की निशानी ये है कि उसके पास अगर क्लाइंट आए तो वो परेशान आए, लेकिन जब वो उसका ऑफिस छोड़ के जाए वो रिलैक्स जाए, वो अपनी सारी परेशानियां आपके टेबल पर रख के चला जाए। और आपने इसी चीज की, और यही हमारी ईमानदारी है, यही हमारा हलाल है। आप क्या करेंगे कि आप वहां पे ड्राफ्टिंग जब शुरू करेंगे ना लिखवानी, ठीक है, फिर एक तो ये फायदा होगा कि हो सकता है आप जब ये डिक्टेशन दे रहे हैं, इस डिक्टेशन के दौरान उस वो के नहीं जी ये फैक्ट आपको इस तरह समझ नहीं आया, उसकी करेक्शन हो जाएगी। दूसरा अहम फायदा ये होगा ना जी आपको, आप देखें हम तो अभी भी इसी तरह करते हैं, अक्सर डिक्टेशन देते हैं तो वो जिस एसोसिएट के जिम्मे लगाया, सपोज वो किसी और काम में बिजी है, जाके खुद ही क्लर्क बन के वो सारा काम करना पड़ता है, करते हैं। लेकिन अब उसको ये पता, इंप्रेशन गया कि मैं जिसके पास आया हूँ ही इज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ठीक है, अब यहां से आप आके आपने अब उस क्लाइंट को, चाहे वो जहां से भी आए, आपके पास 2 तरह के क्लाइंट होंगे। एक वो क्लाइंट जो पहले किसी वकील से होके आपके पास आया, एक वो क्लाइंट जो पहले किसी के पास नहीं था, आपके पास फर्स्ट टाइम आया, उसको अंदाजा नहीं, वो आपसे छोड़ के किसी ना किसी वकील के पास जरूर जाएगा। वो क्या कहती हैं परवीन शाकिर, वो जो जहां गया तो लौटा तो मेरे पास आया। ठीक है, ये क्लाइंट्स का यही है, वो जहां जाता है ना जी, लौटता है तो आपके पास ही आता है, और जब वो आपके पास आता है वो फिर कहीं और नहीं जाता। वो किस सूरत में होगा कि जैसे उसने पहले 10-15 वकील अपनी जिंदगी में उनके साथ उसका प्रोफेशनल रिलेशन रहा है, लेकिन आपके पास आया तो उसको वो बातें मिली जो उन वकला में जिनकी प्रैक्टिस 40-40, 50-50 साल थी वो नहीं दे सकते। वो क्यों नहीं देते? उनके पास टाइम नहीं होता, एबिलिटीज होती हैं, टाइम नहीं होता कि वो मैनेज कर सकें। अब आपके पास तो नए नए केस आने, एक एक केस आने, अब इस एक केस को ज्यादा कैसे बनाने हैं, वो कभी आप देखिएगा हस्बे हाल में वो अजीजी बने होते हैं ना सुहेल अहमद साहब, उनका वो बड़ा जबरदस्त क्लिप है, वो कभी देखिएगा, एक कैटेगरी वकीलों की वो भी है, लेकिन वो क्या कमाल उन्होंने किया है, अक्सरियत यहाँ पे आपको ऐसी नजर आएगी। उसमें जब वो 10-15-20 लोगों से हो के आपके पास आएगा, वो ज़हन में सोचेगा, कहेगा यार वकील तो ये है, इससे पहले मैं जिनसे मिला हूं वो वकील तो नहीं है। ठीक है, अच्छा ये बंदा आपके पास जो फर्स्ट टाइम आया, ये किसी वजह से आपसे नाराज हो के चला गया, या फीस के मामलात नहीं तय पा पाए, कोई भी वजह हुई, वो जब किसी दीगर ऑफिस में जाएगा ना जी, ठीक है, वहां पे जाएगा तो वो उससे वो मोहब्बत नहीं मिलेगी। वो क्या कहते हैं, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, उसको वो मोहब्बत नहीं मिलेगी ना। वो कहेगा यार वो प्रोटोकॉल जो वो वकील मुझे सुना करता था, वो वकील जो पास बैठ के लिखवा दिया करता था, यार उस ऑफिस में जाता था, उस ऑफिस का क्लर्क तो मुझसे कभी उसने पैसे नहीं मांगे, और ये ऑफिस देखो, ये यकीन करें आपकी सक्सेस में 90% हाथ तो वो मुखालिफ जो क्लर्क होता है उसका होता है। जब दूसरी साइड पे किसी भी वकील के पास जाते हैं क्लर्क, यकीन करें वो पंजाबी में कहते हैं रजा देते हैं बंदे को, क्लाइंट को सही फिट करके आपके पास क्लर्क भेजता है।
तो उस सूरत में जब आपका क्लर्क बहुत अच्छा होगा, प्रोफेशनल होगा, ईमानदार होगा, जिसकी नज़र किसी की पॉकेट पे नहीं होगी, ठीक है, तो फिर आप देखें आपके पास वो क्लाइंट ठहरता कैसे है। आप यकीन करें धक्के भी देंगे वो जाएगा कहीं नहीं, क्योंकि आप अपनी क्वालिटीज, अपनी एबिलिटीज उसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ड्राफ्टिंग की तरफ आता हूं। ये थी स्किल्स, प्लीडिंग से मुतल्लिक जुड़ी स्किल्स। इससे मेरी हम्बल सबमिशन आप सबसे याद रखिएगा, आप में से किसी मेरे बहन, किसी भाई को ड्राफ्टिंग के हवाले से कोई इशू हो तो तंग करें मुझे। मैं जब तक वीडियो बना के आपको वो अपलोड ना कर दूं, रोज मुझे मैसेज करें, मैं आपको वो वीडियो बनाऊं और वीडियो बना के वो आपको अपलोड करूं कि आपने हाउ टू टेक ड्राफ्ट फ्रॉम योर क्लाइंट। मेरा ख्याल है सिविल पे तो बना दिया हुआ हम लोगों ने, क्रिमिनल पे रह गया। सिविल पे बना दिया हुआ जी, क्रिमिनल पे रह गया। अच्छा, इसमें भी ना फैक्ट शीट होती है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो फैक्ट शीट अपने तमाम बहन भाइयों को वो गिफ्ट कर दूं कि जो मेहनत से मैंने फैक्ट शीट बनाई है। सपोज क्रिमिनल का भी है, कोई मर्डर केस भी है, आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगते वो केस पढ़ने में, ठीक है। तो वो आप फैक्ट शीट है वो आप बनाएंगे तो वो आपके काम आएगी। अब मैं आता हूं जी के आपको इंट्रो देता हूं सिंपली। मैंने कहा मैं सेक्शन नहीं पढ़ूंगा, मैं प्रैक्टिकल अप्रोच पे बात करूंगा। ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ड्राफ्टिंग के बगैर आप केस नहीं जीत सकते। याद रखें, जो बात आपने ड्राफ्टिंग में छोड़ दी वो बात आप जाके एविडेंस में नहीं कर सकते। ये बार बार मैं कह रहा हूं, इसलिए आपकी सिविल की प्लीडिंग में हर एक डिटेल का होना जरूरी है। ड्राफ्टिंग अगर आपने नहीं की तो आपको कामयाबी केस में नहीं मिल सकेगी। ये दोनों साइड्स को मैं पैरेलल लेके चलता हूं, क्रिमिनल साइड और सिविल साइड। मैं अल्हम्दुलिल्लाह लकीली दोनों साइड्स पे प्रैक्टिस कर रहा हूं, क्रिमिनल भी और सिविल भी। देखें, जो सिविल साइड है आपकी वो स्टार्ट होती है आपकी दावे से, प्लेंट से। क्रिमिनल साइड स्टार्ट होती है आपकी कंप्लेंट से। याद रखिएगा, आप में से किसी मेरे बहन, किसी भाई को ड्राफ्टिंग के हवाले से कोई इशू हो तो तंग करें मुझे। मैं जब तक वीडियो बना के आपको वो अपलोड ना कर दूं, रोज मुझे मैसेज करें, मैं आपको वो वीडियो बनाऊं और वीडियो बना के वो आपको अपलोड करूं कि आपने हाउ टू टेक ड्राफ्ट फ्रॉम योर क्लाइंट। मेरा ख्याल है सिविल पे तो बना दिया हुआ हम लोगों ने, क्रिमिनल पे रह गया। सिविल पे बना दिया हुआ जी, क्रिमिनल पे रह गया। अच्छा, इसमें भी ना फैक्ट शीट होती है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो फैक्ट शीट अपने तमाम बहन भाइयों को वो गिफ्ट कर दूं कि जो मेहनत से मैंने फैक्ट शीट बनाई है। सपोज क्रिमिनल का भी है, कोई मर्डर केस भी है, आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगते वो केस पढ़ने में, ठीक है। तो वो फैक्ट शीट है वो आप बनाएंगे तो वो आपके काम आएगी। अब मैं आता हूं जी के आपको इंट्रो देता हूं सिंपली। मैंने कहा मैं सेक्शन नहीं पढ़ूंगा, मैं प्रैक्टिकल अप्रोच पे बात करूंगा। ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ड्राफ्टिंग के बगैर आप केस नहीं जीत सकते। याद रखें, जो बात आपने ड्राफ्टिंग में छोड़ दी वो बात आप जाके एविडेंस में नहीं कर सकते। ये बार बार मैं कह रहा हूं, इसलिए आपकी सिविल की प्लीडिंग में हर एक डिटेल का होना जरूरी है। ड्राफ्टिंग अगर आपने नहीं की तो आपको कामयाबी केस में नहीं मिल सकेगी। ये दोनों साइड्स को मैं पैरेलल लेके चलता हूं, क्रिमिनल साइड और सिविल साइड। मैं अल्हम्दुलिल्लाह लकीली दोनों साइड्स पे प्रैक्टिस कर रहा हूं, क्रिमिनल भी और सिविल भी। देखें, जो सिविल साइड है आपकी वो स्टार्ट होती है आपकी दावे से, प्लेंट से। क्रिमिनल साइड स्टार्ट होती है आपकी कंप्लेंट से, इस्तगासे से। उसमें आपने इस्तगासे में जो लिख दिया वो है, उसी पे रिजल्ट आना है। इसमें प्लेंट में जो लिख दिया इसी में रिजल्ट आना है। और आपने ज़हन में किसी के आ रहा होगा, अगर ना लिखा तो अमेंडेड प्लेंट आ जाएगी। याद रखिएगा, अमेंडेड प्लेंट जो होती है ना वो किसी क्लैरिकल मिस्टेक या किसी और फैक्चुअल को हो उसमें आती है। आप उसमें नया फैक्ट ऐड नहीं कर सकते, नई सूरत हाल उसमें ऐड नहीं कर सकते, आपको कोर्ट अलाउ नहीं करती। मैं आता हूं ड्राफ्टिंग के मुताबिक। ड्राफ्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, आप स्टार्ट कहां से लेते हैं? स्टार्ट लेते हैं जुरिस्डिक्शन से, कोर्ट से। जुरिस्डिक्शन मीन कोर्ट से, कि सबसे पहले आपने एड्रेस क्या करना है, आपने अपने टॉप पे ड्राफ्टिंग के क्या लिखना है, इन दी कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, इन दी कोर्ट ऑफ सेशन जज, इन दी कोर्ट ऑफ एडीजे। अब आपको पता होगा कि इसकी जुरिस्डिक्शन कैसी है कोर्ट की, फिर आप उसको एड्रेस कर सकेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली आप जब क्रिमिनल साइड पे आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये इलाका मैजिस्ट्रेट को आपने देनी है, ये मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 को देनी है। और उसमें भी ये होता है कि आपको पता होता है कि ये किस जुरिस्डिक्शन का मैजिस्ट्रेट है। जुरिस्डिक्शन का इसलिए जानना लाजमी होता है।
सिविल केसेस जो होते हैं वो सीनियर सिविल जज के पास होते हैं। सिविल केसेस सीनियर सिविल जज के पास होते हैं, फिर वो उन्हें आगे मार करता है। फैमिली केसेस फैमिली जज के पास होते हैं। रेंट केसेस रेंट कंट्रोलर के पास होते हैं। ठीक है, ये आपने ऊपर टॉप पे लिखना है, इन दी कोर्ट ऑफ। याद रखिए, सिविल केसेस में ऑर्डर 37 का वो केस है जो सीनियर सिविल जज के पास नहीं होता। ऑर्डर 37 क्योंकि ये स्पेशल समरी ट्रायल का केस होता है, ये केस होता है आपका डिस्ट्रिक्ट जज के पास। अब फर्क क्या होता है, हम लिखते हैं अक्सर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल सेशंस जज रावलपिंडी। डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज में क्या फर्क होता है? सेशन जज जो आप क्रिमिनल अगर कोई केस कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो वो क्रिमिनल एप्लीकेशन आपकी होगी सेशंस जज के पास। ठीक है, मैजिस्ट्रेट से ऊपर सेशंस जज। और जब आप कोई डिस्ट्रिक्ट अपील कर रहे हैं, सिविल अपील कर रहे हैं, तो वो आपकी डिस्ट्रिक्ट जज की होगी। ये बेसिक फर्क है। तो ये यहाँ पे ऊपर आप सबसे पहले उसमें आप लिखेंगे, और आप वहां पे याद रखिएगा कि मैंने देखा है प्रैक्टिकल अप्रोच में, वो यहाँ पे अक्सर आप कोर्ट का नाम लिखना जब भूल जाते हैं ना, या कोर्ट का नाम गलत लिखते हैं, तो ये बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता है। आपका केस जो आप फर्स्ट दायर कर रहे हैं वो तो सीनियर सिविल जज के पास करेंगे या डिस्ट्रिक्ट जज के पास करेंगे, लेकिन आप जब केस रनिंग केस के दौरान कोई एप्लीकेशन देंगे तो आपको जज का नाम पता होना चाहिए कि जज साहब का नाम क्या है, फिर आप उनके नाम के साथ वो एप्लीकेशन देते हैं। इसमें जुरिस्डिक्शन आप लिखते हैं। इसके बाद पार्टीज का इंट्रोडक्शन आ जाता है। सबसे पहले पार्टीज के नेम, पार्टीज प्लेंटिफ जो दावा दायर कर रहा है उसका नाम आ जाता है। उसके बाद डिफेंडेंट्स जो हैं, इसमें याद रखिएगा नेसेसरी पार्टीज कौन कौन सी होती हैं किसी केस के लिए, ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसी पार्टीज समटाइम्स होता यह है कि आप नेसेसरी पार्टीज को पार्टी नहीं बनाते, अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आती है आपको, मैंने देखा 30 साल के बाद केस रिमांड हो गया, आपने वारसान में से किसी एक, वो नेसेसरी पार्टी थी, आपने उसको पार्टी नहीं बनाया। नेसेसरी पार्टी की आम सादा अल्फाज में मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। नेसेसरी पार्टी वो पार्टी होती है जिसके बगैर कोई मुकदमा, कोई लिस्ट डिसाइड नहीं की जा सकती, ये याद रखें। उसमें जो जो पार्टीज नेसेसरी होती हैं उसको बनाएं, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान आपका होना है। आपने केस विन कर लिया ट्रायल कोर्ट से, अपीलेंट कोर्ट से भी चले गए, हाई कोर्ट में गए, तो वहां पे एक एप्लीकेशन आ जाएगी 12-2 की कि जी हमें पार्टी नहीं बनाया गया, वी वर द नेसेसरी पार्टीज, हमें इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, तो वहां से आपका केस रिमांड होगा, और रिमांड हो गए वहां से केस आपका फिर ट्रायल में आ जाएगा। इसलिए पार्टीज का आपको पता होना जरूरी है। अब इसके बाद आप टाइटल ऑफ केस लिखते हैं कि आपका केस है क्या, सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन है, सूट फॉर मेंटेनेंस है, या जो भी आता है वो आप उसके मुतालिक वहां पे लिखते हैं। इतना मुश्किल कोई नहीं है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग सिर्फ थोड़ी सी आपसे ना रियाज मांगता है आपको। वो जब आप डाइजेस्ट पढ़ेंगे ना, आप जब भी कोई प्रपोजिशन देखेंगे, मैं ड्राफ्टिंग का आगे आके आपको एक अहम आसान तरीका जिससे मैंने ड्राफ्टिंग सीखी है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद आपका आ जाएगा जो जो आप इसमें प्रेज मांग रहे हैं वो ऊपर लिख देंगे। सपोज सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन, सूट फॉर रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल, सूट, वो जो जो आता है वहां पे लिख देंगे। अब इसके बाद पहला पैरा क्या आता है, प्लेंट की बात करूं। प्लेंट में सबसे पहले याद रखें, बहुत आसान बात, कि आपने अपने प्लेंटिफ का इंट्रो देना है। जैसे आप कहीं जाते हैं तो पहले बताते हैं ना मैं कौन हूं, आप वैसे ही बात शुरू कर देंगे तो अगला बंदा सोचेगा ना ये खुद कौन है और क्या बात करे। तो सबसे अहम बात यह कि आपने अपनी पार्टी का इंट्रोडक्शन देना है, वहां पे अपने प्लेंटिफ का इंट्रोडक्शन दें, उसकी जो खूबी है वो वहां पे बताएं। अननेसेसरली जरूरी नहीं होता, जो उस केस से रेलिवेंट नहीं है वो लिखना जरूरी नहीं होता। अहम बात ये होती है जब आप रिकवरी ऑफ डैमेजेस का सूट फाइल कर रहे होते हैं, आप रिकवरी ऑफ पोजेशन का सूट फाइल कर रहे होते हैं, तो आपको अपने इंट्रोडक्शन में बताना पड़ता है कि मेरा क्लाइंट वो ये है, इस तरह रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, और उसका ये उसका एंटाइटलमेंट है, उसका हक ये है। उसके बाद आप दूसरे पैरे में डिफेंडेंट्स का लिखते हैं कि डिफेंडेंट कौन है, डिफेंडेंट ने क्या ऐसा किया, वो क्या वायलेशन की जिसकी वजह से मुझे, क्योंकि हर एक केस का अलग से होता है सिलसिला, मैं मिक्स नहीं करूंगा, तो मैं आपको सिर्फ बता दूंगा कि आपने क्या किया। कोर्ट नेम ऊपर लिखा, उसके बाद पार्टीज नेम लिखा, फिर टाइटल ऑफ केसेस लिखे, और उसके नीचे आप आ गए इंट्रो में। अब इंट्रो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का जब आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, इसके बाद आपने फैक्ट लिखने हैं। देखें कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, आपको क्लाइंट ने आके बता दिया सारा, अब आपने यहाँ पे फैक्ट्स लिखने हैं, उन फैक्ट्स को लॉ में आपने लगाना है।
आपने उसमें दोनों को इंट्रोडक्शन के बाद बताया कि इस बेसिकली इस केस में क्या हुआ, क्या फैक्ट थे। अब वो 2-3-4 पैरे देखें, ये कोई सेटल्ड नहीं है कि आप एक पेज में अपना ड्राफ्ट तैयार करते हैं, आप 10 पेजेस में ड्राफ्ट तैयार करते हैं, ये कोई नहीं। हो सकता है कोई बात एक जुमले में कंक्लूड हो जाती हो सकता है कोई पूरे पैरे में कंक्लूड होती हो, सिमिलरली हो सकता है किसी बात को कवर करने के लिए आपको पूरा मजमून लिखना पड़े। मैंने 14 साल के बाद एक बात सीखी, आपको फर्स्ट डे बता रहा हूं। मैंने 14 साल, क्योंकि मैंने लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस की, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की, तो मुझे आइडिया नहीं था। मैंने अपनी ड्राफ्टिंग को बहुत खूबसूरत, अब मुझे पढ़ के मजा आता है ड्राफ्टिंग का, वो बनाया जब मैंने सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस स्टार्ट की। और सुप्रीम कोर्ट में मैंने जब देखी कि वहां पे तो स्टाइल ही अलग है काम का। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ट्रायल कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट लेवल की प्लीडिंग देता हूं। अब हम अक्सर जाते हैं तो मेरे एसोसिएट्स कहते हैं ये जज तो नया आया है, ये भी आपके नाम से वाकिफ है, ये जान रहा है। क्यों जान रहा है? बेसिकली वो मुझसे वाकिफ नहीं होता, उसने मेरी प्लीडिंग पढ़ी होती है। अब वो जब उसके पास केस आता है, वो जब उस केस को पढ़ता है ना, पढ़ना पड़ता है, जज की मजबूरी है। जब वो पढ़ता है, वो प्लीडिंग को देखता है तो उसे डिफरेंट नजर आती है। यहाँ पे एक ही रूटीन में प्लीडिंग आती है। मैं वो जो बात आपको बताना चाह रहा हूं वो इसमें है कि पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन क्या है। मैं पहले पैरे में इंट्रोडक्शन से भी पहले मैं लिख देता हूं पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, हेडिंग दे के उस पे जितने भी लीगल और फैक्चुअल पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन होते हैं मैं लिख देता हूं। अब इसका फायदा क्या होता है कि जज साहब को बाकी प्लेंट नहीं पढ़नी पड़ती, वो ऊपर से ही देख देते हैं वेदर द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन और नॉट। अब वो पहले उसे समझ जाता है, अच्छा ये है। फिर उसमें मैं बताता हूं कि वो व्हाई ही इज एंटाइटल्ड फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन, वो मैं लिख देता हूं कि क्या ये मेरा राइट है कि नहीं है। इस तरह मैं जब लॉ पॉइंट्स ऊपर लिख देता हूं तो जज को मजीद वो जब उसे कोई डिटेल चाहिए होती है तो पढ़ लेता है। अब देखें ना, ये अहम है। अब इसके बाद इंट्रोडक्शन आ गया आपका पार्टीज का, उसके बाद आपने फैक्ट्स लिखे। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट जो होता है, फैक्ट्स के बाद आप लिखते हैं कि आपने क्या किया, आपने इस जो ऊपर आपने फैक्ट्स बताए और जो वायलेशन हो रही है उसके मुतालिक आपने क्या किया। फिर आप अपनी डिमांड्स का बताते हैं कि मैं गया, मैंने उसे अप्रोच किया लेकिन उसने मेरी रिक्वेस्ट नहीं मानी। उससे नीचे लीगल पैराज हैं। लीगल पैराज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये आपकी ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो गई जी। लीगल पैराज में एक पैरा जो होता है ना जी, कॉज ऑफ एक्शन का, उसे हम अक्सर भूल जाते हैं। उसे मैंने देखा जितने दावे मेरे पास है, वुड यू बिलीव आज तक कोई एक दावा भी, प्लेंट भी दूसरी साइड से मेरे पास नहीं आई जिसमें कॉज ऑफ एक्शन को प्रॉपरली डिस्कस किया गया हो, उसमें बताया गया हो कि कॉज ऑफ एक्शन बना कैसे है। मुझे बड़ी खुशी हुई, कुछ दिन पहले मेरे एसोसिएट है मशहूद साहब और हमजा, इनकी ड्राफ्टिंग आई और नियाजी साहब हैं, इन्होंने मुझे एक ड्राफ्ट करके सूट दिया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। उसमें इन्होंने पूरा कॉज ऑफ एक्शन को बताया कि कॉज ऑफ एक्शन बेसिकली एक्रू किस दिन हुआ। इसमें मैं जो बात आपको बताना चाहता हूं प्लीडिंग के हवाले से वो ये है कि कॉज ऑफ एक्शन मैंने क्या फायदा उठाया। मैंने जब देखा कि कॉज ऑफ एक्शन प्रॉपरली बयान नहीं किया गया, मैंने उसको टाइम बार्ड में ला के 7-11 दी और केस उनका पहले ही खारिज करवा दिया। यानी मैरिट पे जाने से पहले वो केस मैंने डिसाइड करवा दिया। ये आपको फायदा होता है कि आप कॉज ऑफ एक्शन, इसलिए कॉज ऑफ एक्शन को कभी भी लाइट ना लें। आपका कॉज ऑफ एक्शन ही जी मैं यासर दिल्ली हुआ था और रात मुगल साहब से जाता हूं स्टेज पे। मेरा दोस्त है का नाम सुनता है थोड़ा सा, माशाल्लाह जी, दो सीनियर वकील मेरे दोस्त, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि मेरे दोस्त यहाँ पे तशरीफ लाए। कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन को याद रखें। कभी भी कॉज ऑफ एक्शन को होता क्या कि हम स्टेनोस को दे देते हैं। हमारी कचहरी की आदि प्रैक्टिस यहाँ पे शेख सलीम साहब हैं जिनसे मैंने भी सीखी है, वो एक स्टेनो है, यहाँ पे सीनियर स्टेनो है, उनको जाके हम बताते हैं, सिर्फ फैक्ट्स बताते हैं, बल्कि फैक्ट भी वो खुद बना लेते हैं और फैक्ट्स बना के ना दावा तैयार कर देते हैं। लेकिन ये आर्ट है, ये आर्ट है, ये याद रखें। तो कॉज ऑफ एक्शन को आपने क्यों लिखना है, कॉज ऑफ एक्शन की अहमियत क्या है। कॉज ऑफ एक्शन को आपने इसलिए लिखना होता है कि कॉज ऑफ एक्शन आपको लिमिटेशन से, बार्ड बाय लॉ से, टाइम बार्ड से बचाता है। ये बहुत अहम है, इसका ख्याल रखिएगा। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट आता है ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से। लीगल पैरास जो होते हैं ना, फाइनली ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से आता है, इस पे भी नजर रखा करें।
जुरिस्डिक्शन में अक्सर मैंने बहुत सारे केसेस हम लोगों ने सिर्फ जुरिस्डिक्शन न होने पे रिटर्न करवाए। अब वो पार्टीज को पता नहीं होता जुरिस्डिक्शन के हवाले से कोर्ट को जुरिस्डिक्शन क्या है, वो जुरिस्डिक्शन का आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जुरिस्डिक्शन है क्या। जुरिस्डिक्शन आपको देख लेते हैं कि वो टेरिटोरियल होती है, पिक्यूनरी होती है जुरिस्डिक्शन। इस हवाले से आप देखते हैं अक्सर ये होता है कि जैसे गार्डियन है, वो लाहौर में बच्चा बैठा हुआ है, पिंडी में उसका केस कर दिया, तो वो उसकी जुरिस्डिक्शन क्या बनती थी कि वो जो बच्चा है वो गार्डियन जहां पे होता है, जो माइनर होता है, उसको उस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन हासिल होती है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, जुरिस्डिक्शन को याद रखिएगा। फैमिली केस में हमारे पास हस्बैंड आ जाता है, लेकिन जुरिस्डिक्शन किस केस को होती है, जहां पे वो लेडी लास्टली रिजाइड कर रही होती है, वहां पे जुरिस्डिक्शन होती है। ये जुरिस्डिक्शन को याद रखिएगा। इसके बाद एक अहम इसके आगे जो लास्ट पैरा आता है लीगल, वो होता है कोर्ट फी के हवाले से। ये भी याद रखें, कोर्ट फी से केस खारिज नहीं होता, लेकिन वो भी आपको डैमेज अगर आप नहीं देंगे तो उसमें कोर्ट आपको राइट देती है, अपॉर्चुनिटीज देती है। जब आप नहीं करते तो फिर आपको अल्टीमेटली कोर्ट के पास ऑप्शन नहीं होता कि कोर्ट खारिज आपका केस कर दे। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्लेंट इज प्रेयर क्लॉज। प्रेयर क्लॉज बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने प्रेयर क्लॉज में जो जो ऊपर अपने फैक्ट्स बयान किए, जो जो रेमेडीज हैं, आपने रेमेडीज क्या हैं वो आपको देखें। फैक्ट्स आपको स्टोरी जो है वो बता देगी आपको क्लाइंट, लेकिन फैक्ट्स जो है वो क्लाइंट बताएगा, लेकिन लॉ आपको खुद पढ़ना है। वो आपको पता होगा कि अब इसमें रेमेडी आपके क्या है। वो प्रेयर्स को बड़ा ब्रीफली देखा करें कि प्रेयर्स इसमें है क्या, ये आपकी। अच्छा, इसमें एक और अहम बात, इसमें एक अहम बात यह है कि एफिडेविट किस केस के साथ लगता है और किसके साथ नहीं लगता। एफिडेविट हर केस के साथ नहीं लगता। देखिए, जहां लीगल रेमेडीज आपने मांगी है वहां पे एफिडेविट की जरूरत नहीं है। जहां पे फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज हैं, फैक्चुअल कंट्रोवर्सी पाई जाती है, तो वहां पे आपको एफिडेविट देना होता है कि ये फैक्ट्स जो हैं, जो लॉ तो है ही वो ना जी, वो रिलीफ तो आपका डिनाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन आपने प्लेंट में रिटन स्टेटमेंट में एफिडेविट उन केसेस में देना होता है जहां पे फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज होती हैं, आपने फैक्ट्स बयान किए होते हैं। सिमिलरली याद रखिएगा, आपने प्लेंट की एक दावा आपने दायर कर दिया, दावा दायर करने के साथ रिटन स्टेटमेंट आई और उसमें जो प्लेंट आपने उसमें एफिडेविट दिया गया था, यहां आपने एफिडेविट नहीं दिया तो आपकी बेटी जो स्टेटमेंट को मिलेगी जो ऑन ओथ थी, जिसमें एफिडेविट दिया गया। अब जो अब दावे में किसके साथ एफिडेविट लगाना है वो उसके साथ, मैं इसको साथ ही इसके लिंक करता हूं रिटन स्टेटमेंट को। रिटन स्टेटमेंट में एफिडेविट उसके साथ लगाना है जिसमें प्लेंट में रिटन स्टेटमेंट लगा हुआ है, आपने भी लगाना है। अगर फैक्ट्स बयान किए उसमें नहीं लगाया तब भी आप इसमें भी लगाएं। और कुछ नोट्स होते हैं जो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बचाने के लिए होते हैं कि आप पहले केसेस पेंडिंग हो तो आपको नोट देना पड़ता है। ये है आपकी प्लेंट। मैंने कोशिश की इसको समराइज करूं और आसान करूं। होपफुली जिस दोस्त ने ये सिर्फ सुन ली वो अकेले बैठ के भी ड्राफ्टिंग करेगा तो उससे इश्यू नहीं होगा। अब मैं इसके पैरेलल जो चीज है वो है रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट में आपकी तवज्जो दिलाता हूं। रिटन स्टेटमेंट है क्या बेसिकली। रिटन स्टेटमेंट में भी आप देखें, रिटन स्टेटमेंट में ऊपर कोर्ट नेम लिखते हैं, आपको पता होता है कि ये किस कोर्ट में लगा होता है, इसलिए कोर्ट का नाम जरूर लिखा करें और अच्छी राइटिंग में कोर्ट का नाम लिखा करें। इसके बाद जैसे आपने वहां पे पार्टीज के नेम, पेरेंटल और उसके बाद आपने उसके एड्रेसेस वगैरह लिखे थे, यहां पे ये जरूरत नहीं होती। यहां सिर्फ आपने टाइटल ऑफ सूट लिख देना है कि ए वर्सेस बी, नीचे वो सूट का बता देंगे कि सूट क्या था। ये थोड़ा सा ख्याल किया करें। मैंने देखा है कि अक्सर नए दोस्त कहते हैं कि वो रिटन स्टेटमेंट में भी ना ये सारी चीजें दे देती हैं। होता क्या है, ये दे दें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन इससे आपकी कॉम्पिटेंसी शो होगी दूसरे वकील पे भी और कोर्ट को भी पता चलेगा कि आप कितने कॉम्पिटेंट हैं। अब इसके बाद ये होगा कि आपने वहां पे प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस लेते हैं, इब्तदाई इजरात उसे कहते हैं, वो लीगल होते हैं सारे। आपने लीगली वो जितने हैं उनको आपने ले लेना है। मसलन के द सूट इज बार्ड बाय लॉ, द सूट इज नॉट मेंटेनेबल, अच्छा ही हैज नो लोकल स्टैंड आई और ही हैज नो कॉज ऑफ एक्शन। इस तरह के आपने जितने मैक्सिमम ऑब्जेक्शन हो वो ऑब्जेक्शंस आपने ऑब्जेक्शंस में लेने हैं। अगर वो ऑब्जेक्शंस नहीं लेंगे तो आप कल उनको प्लीड नहीं कर सकते। अब इसी में ये है कि आप कुछ स्पेसिफिक रिटन स्टेटमेंट में ऑब्जेक्शन नहीं ले सके, मसलन आप कहते हैं बार्ड बाय लॉ, तो उसमें सारा कवर हो जाएगा। कॉज ऑफ एक्शन, ही हैज नो कॉज ऑफ एक्शन, उसमें वो भी कवर हो जाएगा। लोकल स्टैंड आई में भी वो कवर हो जाएगा। इससे आगे थोड़ा सा चलते हैं। अब यहां से आ गया तो ये याद रखें
आपको अहम बात बताऊं, अक्सर मैंने देखा है, अक्सर होता यह है कि जितने भी केसेस यहां पे आते हैं, आप देखते हैं कि जितने भी केसेस रिटन स्टेटमेंट आते हैं उसमें हर पैरे के साथ जो फैक्ट्स दिए गए, याद रखें आपको उन फैक्ट्स को बिल्कुल उसी तरह डिटेल में रिप्लाई करना होगा। हम अक्सर ये कहते हैं, उर्दू में लिख देते हैं कि इनकारी है, गलत है लिहाजा इनकारी है। इसी तरह लिखते हैं डिनाइड। याद रखें वैसे भी डिनाइल इज अमाउंट टू एडमिशन। अगर आप ये सिंपली लिख देते हैं तो समझा जाएगा कि ये एडमिशन है और एडमिटेड फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। आपने हर उस फैक्ट का भी आपने डिटेल से जवाब देना है। इसी तरह वो जो वहां पे कॉज ऑफ एक्शन की बात हुई, आपने यहां पे कहना है कि ही हैज नो कॉज ऑफ एक्शन, ही हैज नो लोकस स्टैंडर्ड। और इसी तरह आपने वो जो ऑब्जेक्शंस उसमें पहले लिए थे उनको नीचे फिर रिप्रोड्यूस करके अपने हर उस फैक्ट को कि द सूट इज नॉट मेंटेनेबल, आप नीचे आप बताएंगे क्यों मेंटेनेबल नहीं है। ठीक है, ये आप ग्राउंड्स में वो सारी चीजें लेंगे और इस तरह पैरा वाइज रिप्लाई में भी ये होगा। सिमिलरली आपने अगर काउंटर क्लेम में आप प्रेयर क्लॉज में जब जाएंगे तो उसके काउंटर क्लेम को भी आप इसी तरह मांगेंगे। अब ये हो गया आपकी प्लीडिंग। अब मैं आता हूं, थोड़ा सा टाइम लूंगा एविडेंस के हवाले से, क्योंकि ये लेंथी सब्जेक्ट है, ये इस तरह कवर करना मुमकिन नहीं है। एविडेंस में याद रखें कि आपने जो बात प्लीडिंग में नहीं की वो एविडेंस में नहीं कर सकते। आपने जो बात कंप्लेंट में नहीं की, अपने इस्तगासे में नहीं लिखी, वो आप अपने 161 में नहीं कर सकते। आपने जो बात इस्तगासे और प्लेंट में नहीं की, आगे कंप्लेंट में नहीं की, आप आगे क्रॉस एग्जामिनेशन आप इन चीफ में नहीं कर सकते। ये याद रखिएगा, इसलिए प्लीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि मैं आपको शॉर्ट कर देता हूँ, सर टाइम कितना एक रह गया जुम्मे में मेरा जी, बस आज टाइम हो गया है। मैं इसको कंक्लूड करता हूं कि मैंने टेक्सला बार में लेक्चर दिया हुआ है। टेक्सला बार का लेक्चर मेरा वहां पे मौजूद है एविडेंस के हवाले से। जिन दोस्तों को इंटरेस्ट हो वो एविडेंस पे वो प्रॉपर मौजूद है कि इन चीफ आपने कैसे कराना है। इसी तरह एबटाबाद बार में एक लेक्चर था, उसमें मैंने दिक्कत बताया था कि क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करनी है। ठीक है, ये इन 2 वीडियोस को आप देख लीजिएगा तो ये इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन मुकम्मल हो जाएगा। अब क्योंकि ये लेंथी टॉपिक है, मैं इनको आई एम सॉरी कि इस शॉर्ट टाइम में कवर नहीं कर पाया। अब मैं आप दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि आप में से अगर ये जो इतनी डिस्कशन हुई है इनमें अगर आपको कोई सवाल हो तो वो कोई दोस्त कर ले तो आसानी होगी उस सवाल का जवाब देने में। मैं देता हूँ, आप भी। सर आपने ये कहा था कि जो एफआईआर या कंप्लेंट होती है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसके बाद आप अपनी जो स्टैंस है वो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये भी तो प्रिंसिपल है कि एफआईआर इज ओनली टू ट्रिगर द प्रोसेस ऑफ द क्रिमिनल प्रोसेस। तो आपके ख्याल में क्या वी कैन नॉट डिविएट फ्रॉम व्हाट वी आर सेइंग इन द एफआईआर? कि अगर वो सिर्फ ट्रिगर है तो फिर क्यों डिविएट नहीं कर सकते और क्यों कोई और एडिशनल एविडेंस नहीं दे सकता? बहुत अहम बात की आपने। देखें आपको ना मेरी वो वीडियो आप जब देखेंगे उसमें पता चलेगा कि क्रिमिनल प्रैक्टिस जायज़ है कि नहीं। वो अक्सर सवाल आता है कि हम कहते हैं कि क्रिमिनल प्रैक्टिस वाले लोग वो प्रैक्टिस जो करते हैं उनकी प्रैक्टिस इखलाकी तौर पे शरई तौर पे जायज़ नहीं। मैंने उसमें वो जवाब दिया है कि जायज़ है कि नहीं। उसमें मैंने कोई 21 रीजंस बताई हैं। कानून में जो खामियां है ना, देखें हमारी कोर्ट्स ना ये कोर्ट्स ऑफ लॉ है, ये याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट। ये हमारी कोर्ट्स ऑफ लॉ है, कोर्ट्स ऑफ जस्टिस नहीं है। यहाँ पे इंसाफ के मुताबिक फैसले नहीं होते, यहाँ पे कानून के मुताबिक फैसले होते हैं। अब कानून क्या है? एफआईआर इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब एफआईआर में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है उसमें वही बंदा देगा जिसको पहले इतला मिली। अगर उसने आके जो अपनी बात बता दी ना, इट मीन्स कि बाकी लोग तो उसमें थे ही नहीं। वो अगर उसकी बात को आके ऐड करेंगे तो वो खुद इटसेल्फ डाउटफुल हो जाएगी। अगर वो कोई इंप्रूवमेंट करेगा, जैसे सपोज वो एफआईआर में कहता है जी कि फलां ने फायर किया, फलां ने फायर किया, फलां ने इस पे फायर किया, बाद में आके इसी को वो चेंज करता है। क्योंकि होता ही है कि अक्सर देखें एंट्री और एग्जिट बाउंड में फर्क होता है। फायर उनको चेस्ट पे लगा, वो एग्जिट हुआ बैक से।
लेकिन वो बाद में आए होते हैं ना लोग, उन्होंने देखा होता है, वो कहते हैं ये 2 फायर लगे, एक छाती पे लगा, एक कमर पे लगा। मेडिकल जब आया तो मेडिकल में ये साबित हो गया, तो एंट्री वाउंड, तो ये तो एंट्री वाउंड है और ये एग्जिट वाउंड है। इसी ने प्रूव कर दिया कि ये विटनेस मौके पे मौजूद ही नहीं था। ठीक है, तो अब इसमें इंप्रूवमेंट कैसे लाई जाएगी? अब इसमें जो भी फैक्ट होगा, ये कमाल ही है कि क्रॉस एग्जामिनेशन आप जब करते हैं तो कंप्लेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद 161 में, क्योंकि 161 लेटर ऑन स्टेज पे रिकॉर्ड की जाती है ना, घंटे 2 घंटे के बाद या कंसल्टेशन के बाद, या इवन वो आईओ लिखता है ना, अब उसमें वो क्या करता है, उस केस की कमी को पूरा कर देता है। वकील ने करना क्या क्या होता है, वकील का यही काम है। जब आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा। अब आपको कहेगा ये दुरुस्त है कि अब सपोज आपने जो बात की ना, इसमें इन्फॉर्मर भी सेम है, और मैं 2 तरह पे लेके, एक तो ये है ना कि देखें इन्फॉर्मर कोई भी हो सकता है, दूसरी सिचुएशन ये है कि इन्फॉर्मर भी सेम है और विटनेस वो कंप्लेनेंट वो भी सेम है। अब इसने जो इंप्रूव करके बताई ना बात, जहां इसकी बात और उसकी बात में कंट्रडिक्शन आ जाएगी और इसको इंप्रूवमेंट कहा जाएगा, और इंप्रूवमेंट को कोर्स वो एडमिसिबल नहीं होती, उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, और यही डाउट क्रिएट होता है। इसमें मजीद अगर आपको क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मैं आपको मजीद डिटेल नहीं बता सकूंगा। आप बेशक जिस दोस्त को भी इशू हो मेरा ऑफिस तशरीफ ले आए, हम इस पे डिटेल से डिस्कशन करेंगे। कोई और सवाल किसी दोस्त के ज़हन में हो? सर जैसे कि ये क्वेश्चन उनका आया क्रिमिनल केस में, इसी तरह सर प्लीडिंग्स में जैसे अगर कुछ हमारे पास कुछ केसेस आते हैं जो हमारे पास एविडेंस के स्टेज पे आते हैं, और किसी और वकील साहिबान की तरफ से पार्टीज हमारे पास एविडेंस स्टेज पे आ रही हैं, तो अब जो गलतियां वहाँ पे हो चुकी हैं प्लीडिंग्स में, अब उनको कैसे हम कवर अप करेंगे एविडेंस में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें हमारे पास जो ड्राफ्ट हम बनाते हैं या जिसका रिटन स्टेटमेंट हम लोगों ने दिया, उसमें तो हम सारा कंट्रोल करते हैं, केस हमारे कंट्रोल में होता है। अक्सर केसेस ऐसे आते हैं जो ज़ाहिर किसी और वकील ने किए होते हैं, क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं होता, तो उस स्टेज पे क्लाइंट आपके पास तशरीफ लाता है और आके बताता है जी कि उसमें आप देखते हैं कि ऐसे ब्लंडर्स समटाइम क्लाइंट ने या वकला ने की तरफ से होते हैं, या फैक्ट्स उनको नहीं बताए जाते। इस गलती को कैसे इंप्रूव किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें आप याद रखें, क्रॉस एग्जामिनेशन एक आर्ट है। क्रॉस एग्जामिनेशन आपके एडमिटेड फैक्ट्स को भी डिनाई कर देता है। ये जितनी भी है ना, हमारे पास बहुत सारे केसेस आए, ऐसे केसेस आए जिनमें केस को देख के हमें पता चला कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन अब फैक्ट्स लिए क्लाइंट से, ट्रू फैक्ट्स जो थे उनको क्रॉस एग्जामिनेशन में जब क्रॉस किया हम लोगों ने, तो हमें उस क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने जो एडमिटेड फैक्ट थे या जो फैक्ट्स उसने गलत बयान किए हुए थे वो दुरुस्त हो गए। तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन बेसिकली होती ही इसलिए, अदरवाइज तो सिर्फ लीडिंग को देख के डिसाइड कर दिया जाता ना। आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन आपका ऐसा आर्ट है जो आपकी प्लीडिंग की कमी को खत्म कर सकता है, लेकिन वो आर्ट आना चाहिए, वो ही आप देखेंगे कि वो कैसे होगा। वो भी आप मुख्तलिफ वीडियोस उस पर हमारी हैं, आप देखेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन में, तो आपको इंशाल्लाह उससे बहुत सारा फायदा होगा। जी कोई और क्वेश्चन है? कोई प्रेयर अगर हम मिस कर दें तो सेक्शन 151 के तहत कोर्ट के पास ऐसी पावर्स हैं, क्योंकि इसमें लिखा है कि अब्यूज ऑफ लॉ या एंड्स ऑफ जस्टिस को मीट करने के लिए जो है कोर्ट कुछ भी कोई भी ऐसा वो फैसला कर सकती है। तो हम एक एप्लीकेशन कोर्ट में दे दें एक एक्स्ट्रा प्रेयर ऐड करवाने के लिए, ऐसा हो सकता है पॉसिबल? अच्छा, इसमें जहां तक बात है ना प्रेयर्स की, अगर आपने अपने बॉडी ऑफ प्लेट में वो मेंशन कर दी है फैक्ट्स, तो प्रेयर में आप प्रेयर के साथ एक क्लॉज और लिखते हैं कि एनी अदर रिलीफ व्हिच दिस ऑनरेबल कोर्ट डीम्स फिट। वो उसके अलावा कोर्ट के पास देखें वो चीज नहीं है जो आपने मांगी नहीं हुई। मांगी ना होने से मुराद किया कि आपने बॉडी ऑफ प्लेट में उसका जिक्र ही नहीं किया, तो कोर्ट वो आपको नहीं दे सकती, उसमें लिमिटेड स्कोप है। लेकिन आपने फैक्ट्स में बयान कर दिया और आपने प्रेयर में वो बात नहीं की, तो कोर्ट वो आपको ग्रांट कर सकती है कि ऊपर वो मौजूद है। इसी तरह आप अमेंडमेंट आपने बेसिकली करनी क्या, वो प्रेयर गलत थी, आपकी बॉडी ऑफ प्लान में मौजूद था। अमेंडमेंट वो हो सकती है जो आपने थोड़ा सा आप इसमें प्रेयर इनहांस करना चाह रहे हैं या इंप्रूव करना चाह रहे हैं या ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो क्योंकि बॉडी ऑफ प्लान में मौजूद होगी तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, कोर्ट इजीली आपको अलाउ कर देगी। आप अमेंडेड प्लान के जरिए ये करा सकते हैं। अगर अमेंडेड प्लान में नहीं भी करा सके तो जुडिशियल नोटिस के तहत ये खुद भी कोर्ट अपनी फाइंडिंग से आपको वो रिलीफ दे सकती है जो इसमें आपको लॉ प्रोवाइड करता है। वो रिलीफ आपका कोई रोक नहीं सकता जी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे। हम